नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में बात बिहार के एजुकेशन सिस्टम की करने जा रहे हैं कि बिहार जहां 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, रिजल्ट क्या आ रहा है। आज मैंने खबर भी चलाई थी कि किस तरीके से हम आईआईटी और यूपीएससी में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। ये मैंने खबर चलाई और अब हम उससे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब हम ये चलाने जा रहे हैं, या एक ऐसे स्टूडेंट से, छात्र से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो आईआईटीएन भी है। आईआईटीएन के साथ साथ इस बार इन्होंने यूपीएससी भी क्रैक किया है और बिहार के एक सुदूर गांव से निकलकर सुपर 30 अभियानंद जी के जो सुपर 30 है उसमें 2017 में वो वहां से आईआईटी के लिए निकले। फिर आईआईटी करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी इन्होंने शुरू की और उस तैयारी के दौरान भी अभियानंद जी की जो बुक है उस बुक की बड़ी भूमिका रही है। और साथ ही उनका अनुभव, मतलब एक आईआईटीएन होने के बावजूद भी, उनके साथ पढ़ाई करने के बावजूद भी उनसे उन्होंने पढ़ा भी। बाद के दिनों में यूपीएससी में भी उनका काफी उन्होंने सहयोग लिया है। नाम केशव राज है, नवादा के रहने वाले हैं। केशव, आपका स्वागत है। चलिए पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने यूपीएससी क्रैक किया है और जिस परिवेश से आप वहां पहुंचे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करें और बात की शुरुआत आपके उस जर्नी से करना चाहते हैं जो बिहार से आप दिल्ली कैसे पहुंचे, फिर सिविल सर्विस में आने का मन मिजाज कैसे बना आपका। जी सर तो मेरा बिहार में जो 10th तक की एजुकेशन थी वो रहा सर पाटलिपुत्रा सेंट्रल स्कूल में। वो बेउर में उसकी ब्रांच थी, मैं वहीं पे पढ़ता था। उसके बाद जो मेरी स्कूलिंग हुई वो हुई निज़ामिया पब्लिक स्कूल में, वो भी पटना में ही है। पर इसके साथ में 11th-12th में सुपर 30 रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम में भी था, अभियानंद सुपर 30 प्रोग्राम में। और यहीं पे मुझे वो जो आप बोल रहे थे पटना से दिल्ली का कैसे सफ़र हुआ, तो वो सफ़र यहीं पे तय हुआ। तो यहाँ पे मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी और फिर मेरा रैंक 487 आया एडवांस में 2017। फिर उसके बाद मैं आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और फाइनली जब मैं आईआईटी दिल्ली में था तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे पड़ा है उसका मेन रीज़न सर अभियानंद सर हैं। उनको देखना, उनसे मिलना, उनसे बात करना एक इंस्पिरेशन था। तो ऑब्वियसली मैं उनके ऐसा बनना चाहता था। तो इस कारण से एक ये रुझान मेरा रहा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना तो है, पर अभी उस समय तुरंत सोचा नहीं था मैंने कॉलेज में जाते ही। फिर कॉलेज में कुछ साल हुए, कुछ कोर्सेज किए और भी दोस्तों को देखा नौकरियां करते हुए, इंटर्नशिप करते हुए, तब फाइनली मेरा दिमाग थोड़ा-सा क्लैरिटी की तरफ बढ़ चुका था कि हाँ, अब मुझे करना तो यूपीएससी ही है। और फिर उसके बाद मैंने इस क्लैरिटी को लेके कॉलेज में बहुत जी लगा के अच्छे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी। और इसके साथ मैथ्स के भी जो लेक्चर्स रहते थे वो मैंने एक्स्ट्रा अटेंड किए ताकि मेरा ऑप्शनल मैथ्स प्रिपेयर हो जाए। और इसके बाद जब 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब मैं उसके प्लेसमेंट्स में बैठा ही नहीं, क्योंकि मुझे क्लियर था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। अगर ये नहीं होता है तब मैं कुछ और देखूंगा, पर तब तक तो मैं इसको ही अपना प्रायोरिटी रखूंगा। और इसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2021 में। और मेरी प्रिपरेशन बहुत हद तक ओपन सोर्स रही है। सारी की सारी मटेरियल्स इंटरनेट पे हैं, फ्रीली अवेलेबल है। और कुछ जो मटेरियल्स मुझे चाहिए थे वो मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मिल गए। तो मैंने कोई एज ऑफ फॉर्मल कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, सारी चीज़ें खुद से करी। और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ और इंटरव्यूज़ के लिए मैंने ज्वाइन किया था सर कोचिंग। और हाँ, दिल्ली में सफ़र तो यहीं पे अभी यूपीएससी का भी सफ़र दिल्ली में ही कटा है। तो इसलिए मैंने इस यूपीएससी के सफ़र को भी इस जवाब में जोड़ दिया कि हाँ, पटना से दिल्ली का सफ़र इस तरीके का था। अच्छा, बाद के दिनों में आप आईआईटी में जब गए, जब सिविल सर्विस की तैयारी आपने शुरू की, तो मैथ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जिस प्रॉब्लम को लेकर फिर से आप
अभयानंद जी से जुड़े, फिर उनके बुक को लेकर भी आपने जो उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उसको लेकर भी आपने काफ़ी कुछ अध्ययन किया और वो आपको बाद के दिनों में मतलब यूपीएससी के इंटरव्यू से लेके प्रिपरेशन में काफ़ी सहयोग किया। वो दौर क्या था? वो आपने कैसे किया? सर तो मेरे जो ऑप्शनल में सिलेबस है उसमें है फिजिक्स में बहुत सिंपल से टॉपिक्स 11-12 के थे जो कि बहुत समय से छूट जाने के कारण, जैसे सिंपल हार्मोनिक्स मोशन हो गया, ये बहुत समय से छूट जाने के कारण इनको सॉल्व कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में सबसे पहला आइडिया आया कि अभ्यानंद सर ने ही, चूंकि मुझे पहली बार ये पढ़ाया था, तो क्यों ना उनसे ही फिर से पूछा जाए। हालांकि थोड़ी शर्म आ रही थी कि एक बार पढ़ा दिया तो समझ नहीं आया, पर फिर भी मैंने पूछा और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया फिर से। और इसके अलावा कुछ बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट थे, जैसे हमने जो पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये कहते रहते हैं हम लोग हर जगह, पर ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आता है। पर हमें जो वहाँ पढ़ना होता है मैथ्स में वो लैग्रैंजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो पढ़ने का है वो बेस ही बदल गया, तो ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा था मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि फिर इसके लिए अभयानंद सर को परेशान किया जाए, फिर मैंने उनको कॉल किया, फिर उन्होंने इसको समझाया। तो ये तो मैथ्स की बात होगी। उसके बाद सर होती है कि ये यूपीएससी में जीएस का एक पेपर 4 होता है, जीएस 4, जिसमें एथिक्स होता है, एथिक्स एंड अदर एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ योर एक्शंस, इस तरह की चीज़ें होती है। तो मुझे इसके बारे में ऐसा चाहिए था कि अगर मैं कोई जवाब लिख रहा हूँ तो वो बहुत ही किताबी तौर पे किताबी नॉलेज टाइप का ना आए, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच जैसा दिखे कि हाँ ये पॉसिबल है और ये सही भी है। तो उसके लिए मुझे अभ्यानंद सर से बढ़िया कोई मिला नहीं जिससे कि मैं अपने आंसर्स को डिस्कस कर सकूँ। और इसके साथ ही उनकी किताबों में इतनी सारी चीज़ें लिखी है जो कि वो एक बार में मुझसे बता नहीं सकते थे। तो मतलब किताबों से भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स लिए, अभ्यानंद सर से पर्सनली भी काफ़ी डिस्कस किया कि हाँ सर इसके क्या जवाब होने चाहिए। और तीसरा जो एसे का होता है सर, तो एसे में भी सर मेरे लिखने की हैबिट नहीं थी, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि बहुत ज़्यादा लिखने पे जोर नहीं रहता है, सवाल सॉल्व करने पे जोर रहता है, कंसेप्ट समझने पे जोर रहता है। पर ऐसे में होता है कि आपको 3000 शब्द लिखने हैं, पन्ने भरने हैं 3 घंटे में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको लिखने के लिए सर उसको लिखने के लिए भी आपको अपने विचारों को अलाइन करना पड़ेगा कि पहले ये फिर ये फिर ये, और वो मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो इन सब चीज़ों में भी अभयानंद सर ने काफ़ी मदद करी है। मेरे एसेज में लिख के भेज देता था और वो पढ़ के उसका फीडबैक देते थे कि हाँ ये कर लो, इससे सही हो जाएगा। तो इस पे तो उन्होंने काफ़ी मदद किया। और उनकी किताब में और भी चीज़ें थी जिसको एज ए एग्जाम्पल मैं यूज़ करता था एसेज में। फिर इंटरव्यू के टाइम भी उन्होंने काफ़ी जो अनवांटेड हैबिट्स होती है, जैसे अनवांटेड जेस्चर्स, अनवांटेड हैंड मूवमेंट्स, उसको उन्होंने काफ़ी वीड आउट किया। उन्होंने अपने फ्रेंड्स तक को मुझे सपोर्ट करने को बोला। उनके फ्रेंड्स तक ने काफ़ी 5-6 फ्रेंड, जैसे जयंत दास गुप्ता सर, वो भी बिहार के रिटायर्ड आईएएस है। फिर नसीम अख्तर सर, वो इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। फिर रोशन सहाय सर, दिलीप सिन्हा सर, इन सभी ने काफ़ी हेल्प करी, ये ऑल बिकॉज ऑफ अभयानंद सर। सो इन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी काफ़ी सपोर्ट किया कि प्रिपेयर अच्छे से हो जाए और ये मेरा सिलेक्शन हो जाए। और ये एक बात आज हमने एक स्टोरी भी बनाई है कि बिहार में पढ़ने वाले बच्चे जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आपको भी इंग्लिश में कहीं कहीं परेशानी हुई थी, एस्से लिखने में भी परेशानी हुई, और लेकिन आप अपने आप को फिर तैयार किए उस लेवल पे। एक बात जो सामने आ रही है कि बिहार का परफॉर्मेंस लगातार इंजीनियरिंग सेक्टर में भी, आईआईटी में भी और यूपीएससी के क्षेत्र में भी लगातार गिरावट आ रही है। क्या वाकई में आप भी महसूस कर रहे हो, जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप भी महसूस कर रहे हो, और इसकी वजह क्या है? I'm sorry सर, आपका लास्ट का पार्ट कट गया था, कैन यू रिपीट? मतलब बिहार में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो खास करके सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो जी सर। उनका परफॉर्मेंस लगातार गिर रहा है।
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी, आईआईटी जेई के क्षेत्र में भी और यूपीएससी के क्षेत्र में भी। एज ए स्टूडेंट जब आप वहां गए या फिर अभी जब तक कॉलेज में रहे या फिर आईआईटी का अपना जो आप देख रहे हैं, क्या वाकई में ये जो तथ्य है वो सही है? और अगर सही है तो इसकी वजह क्या है? क्यों हम बिहारी लगातार, जो इन फील्डों में हमारी पकड़ मजबूत हो गई थी, माना जा रहा था, हम लोग 16%, 17% पे चले गए थे, वो अब घट के 4%, 3% पर आ चुके हैं। तो क्या वाकई में इसकी वजह क्या है? क्या आपको लगता है? सर ये देखा जाए तो सच तो है बहुत हद तक कि परफॉर्मेंस तो घटी है। और बिहार के मोस्ट ऑफ द युवा जो कुछ करना चाहते हैं वो बिहार से बाहर ही जाके कर पाते हैं। तो अगर किसी को बिहार में रह के कुछ करना है तब तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि संसाधनों की कमी, अच्छे रिसोर्सेज की कमी, ये बिना इसके सर, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है उसमें कंपटीशन है और कंपटीशन में मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है। आप उसमें किसी को भी एक स्लाइटेस्ट ऑफ एज दोगे तो वो आपको पीछे कर देगा। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा देश है वो आज इतना अवेयर है इंटरनेट के थ्रू और रिसोर्सेज के थ्रू, इतना कनेक्टेड है एज कम्पेयर टू बिहार, इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, इतना ज़्यादा रिसोर्सफुल है। तो उन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है सर, क्योंकि अगर रिसोर्सेज की कमी रहेगी तो कोई, अगर लोगों के पास रिसोर्सेज स्पेंड करने को ही नहीं है तो वो वहाँ पे सर्विसेज की डिमांड नहीं करेंगे। वो डिमांड नहीं करेंगे तो कोई कोचिंग सर्विसेज उनको देंगी नहीं, कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं। कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं तो वो टीचर का जो स्किल है वो उनके कॉम्पिटिटर्स को जाएगा। फिर अब वो चूंकि अपने एज को खो चुके हैं तो फिर वो उनके मार्क्स और रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एक चीज़ क्लियरली दिखती है कि रिसोर्स के कंस्ट्रेंट के कारण बिहार का एजुकेशन सिस्टम लैग कर रहा है। और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूलों में है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम आज तक ने ऐसा नहीं देखा हो कि किसी आईएएस, आईपीएस या किसी इवन मिनिस्टर का बेटा बेटी किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, कीपिंग असाइड some exceptional cases. So what need to be done is that पहले ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट पे ट्रस्ट बिल्ड करिए, उनके इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट बिल्ड करिए कि हाँ आपके अंदर कैपेबिलिटी तो है पर आप उस कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई इस बात को झुठला नहीं सकता कि जो टीचर सेलेक्ट होते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं। उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो एक्चुअली एग्ज़ाम्स के थ्रू ही सेलेक्ट होते हैं। पर जो कल्चर और जो इन्वायरमेंट वहाँ पे उनको वर्क प्लेस का मिलता है उसके कारण वो लेथार्जिक हो जाते हैं। एक कॉमन सेइंग जाता है एंग्री यंग मैन। तो ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनिशियली एवरीबडी वांट्स टू मेक अ चेंज, कुछ चेंज करो, कुछ बदलाव करो फॉर द बेटर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, बट वो नहीं कर पाता है। तो ग्रेजुअली द एंग्री यंग मैन डाइज एंड अ वेरी पैसिव ओल्ड मैन इज बोर्न। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक सोसाइटी के लेवल पे जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट है अभियान सुपर 30, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और चालू होने चाहिए सो दैट कि गवर्नमेंट पे हमारा रिलायंस घट जाए। गवर्नमेंट ही हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है उतने इसके पास। एक समाज की तरफ से ही कोई पहल शुरू होनी चाहिए जो कि इसे करे। इसमें और इसमें सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये मेरा ऐसा सोचना है ताकि बिहार का ये हो। देखिए केशव, 50,000 करोड़ का बजट बिहार के एजुकेशन का है। अब आप समझ सकते हैं इतना बड़ा बजट है। हर गांव में अब टोला में स्कूल खोला जा रहा है। बात सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूर कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि उसके लिए अब एक एक उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं, हर पंचायत में या कहिए कि पंचायत से थोड़ा ऊपर इंटरमीडिएट का स्कूल खोल दिया है। आप बिहार से गए हैं, ये हमें बताइए कि आज के तारीख में बिहार में आईआईटी लेवल का मैथ
और फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर होंगे, और आप गांव-गांव में खोल दिए। वहां से पढ़कर बच्चा क्या कर लेगा? हाँ सर, ये सवाल तो बहुत वैलिड है कि कितना टीचर है आईआईटी और के लेवल के फिजिक्स और मैथ्स का। पर सर हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर आप ये भी नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? हम्म। मतलब आपका ये सवाल है कि वहां से पढ़ के बच्चा आईआईटी और ये तो आईआईटी तो क्लियर नहीं नहीं, कर पाएगा। नॉर्मल, तो नहीं नहीं, मतलब आप अगर मान लीजिए कि गांव गांव में अगर आप इंटरमीडिएट खोल रहे हैं साइंस की पढ़ाई के लिए, तो एक हम्म स्टैंडर्ड आप आईटी छोड़ दीजिए, एक फिजिक्स का नॉर्मल चीज भी तो पढ़ाने की स्थिति में आप रहिए। तो हम्म वो टीचर आज की तारीख में इंटरमीडिएट, हम मानते हैं कि 12th अपने आप में तो देखिए जो है वहां का मैथ और फिजिक्स पढ़ाना बहुत ही टफ है। तो उसके लिए आपको पीजी तो रहना ही चाहिए, साथ ही आपको लगातार पढ़ाई और पठन पाठन से जुड़ा रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इसमें हाँ सर। लगातार अब चीजें बदलती रहती हैं, और वो चीजें क्या गांव स्तर पर संभव है? जो सरकार की पॉलिसी है कि हम हर गांव में इंटरमीडिएट, हर पंचायत में इंटरमीडिएट खोल दें। सर जैसे कि आपने बोला कि हर गांव में अगर खुल चुके हैं तो ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर हर गांव में आपने खोल दिए हैं तो उतने बच्चे भी होने। पंचायत में। अगर हर मतलब हाँ, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमल जोन क्रिएट होना चाहिए जिसमें कि जैसे कि हर 10 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल होना चाहिए। इस हम्म। तरीके का कुछ इस तरीके के कुछ प्लानिंग्स पे होने चाहिए। तो हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है होना, और ये पहला स्टेप है होने का। ये पहला स्टेप है बिहार के तरक्की का, क्योंकि बिना स्कूल के टीचर ही नहीं आएँगे। हम्म। अगर आपने स्कूल ही नहीं खोला है तो टीचर कहाँ से आएँगे? आपने चूँकि हम्म। आपने स्कूल खोल दिया, अब अगला पड़ाव है कि आप टीचर्स को एनरोल करो, आप अच्छे टीचर्स को लाओ। अभी नहीं है, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी संसाधनों की कमी है, अभी उतने पैसे भी नहीं दे पाते हैं सरकारी टीचर्स को कि वो अच्छे नौकरियाँ छोड़ के यहाँ पढ़ाने आएँ। पर हम्म। ये पहला स्टेप बहुत सही डायरेक्शन में है कि स्कूल खोले गए हैं और स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। एनरोलमेंट रेशियो असर की रिपोर्ट में जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है, वो बढ़ा है। प्रथम जो एनजीओ है, उनके एनुअल हम्म। स्टडी ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में मैंने बिहार का रिपोर्ट पढ़ा है और वो उसमें एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। और ये बहुत ही उत्साहपूर्ण खबर है कि क्योंकि बिना एनरोलमेंट के आप, अगर एनरोलमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब दिख रहा है कि लोग आप जो दे रहे हो वो उसे रिसीव कर रहे हैं। तो हम्म। अगर एनरोलमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि हाँ, ये सही दिशा में है। बस इसका अंत अभी काफ़ी दूर है। जो हम चाह रहे हैं इसका अंतिम स्टेप हो, वो अभी थोड़ा दूर है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। पर हाँ, ये दिशा सही है। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि बिहार के ऐसे बच्चे जो आईआईटी आईआईटी जाना चाहता है या फिर सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, उनको अपने शुरुआती दौर से पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए? सर जैसे कि आईआईटी की बात हो गई, तो आईआईटी और सिविल सर्विसेज का कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो दोनों बहुत ही अलग एग्जाम हैं। आईआईटी हम्म। है एक प्योरली ऑब्जेक्टिव, प्योरली हार्ड वर्क बेस्ड एग्जाम जिसमें कि आपको एक गिवन फ्रेमवर्क दिया है, आप वो फॉलो करो, आपका सिलेक्शन फिक्स। पर यूपीएससी इज अ प्योरली सब्जेक्टिव एग्जाम। इसमें आपका कोई भी गिवन फ्रेमवर्क दो, सेम फ्रेमवर्क एक के लिए काम करेगा पर वही फ्रेमवर्क दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। तो सर दोनों का अप्रोच बहुत बदलना, बहुत डिफरेंट होता है। जैसे आईआईटी के लिए मैं बताऊं, आईआईटी में बहुत लोग करते हैं कि क्लास 4 से ही स्टार्ट कर देते हैं, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लास 10th तक आप अपनी होलिस्टिक लर्निंग की तैयारी करो। आप जो सीख सकते हो पढ़ाई के साथ भी और बहुत सारी चीज़ें उनको सीखो, क्योंकि दुनिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उनको हम्म। मिस करके अगर आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर रहे हो तो ये एक बहुत सही डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर आपको 10th तक क्लियर हो गया है कि आपको आईआईटी ही करना है, तब फिर उसके बाद 11th-12th में आप अपनी रिगरस पढ़ाई स्टार्ट करें, जो कि किसी भी कोचिंग के थ्रू वो कर सकते हैं। कोचिंग का मटेरियल अवेलेबल रहता है, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बस वो मटेरियल को आप डिसिप्लिन के साथ, द मेन थिंग हियर इज़ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ आप फॉलो करें। दूसरा है
यूपीएससी के बाद यूपीएससी में बहुत लोग करते हैं, कॉलेज में है, कॉलेज की पढ़ाई को त्याग के, कॉलेज के नंबर्स को त्याग के वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अंत में होता क्या है कि उनके कॉलेज में भी अच्छे नंबर नहीं आए, कॉलेज में भी उन्होंने एंजॉय नहीं कर पाया, डेवलप नहीं कर पाया, और यूपीएससी तो यूपीएससी है, उसमें होना किसी की गारंटी नहीं, भगवान भी नहीं बता सकते होगा कि नहीं। तो यूपीएससी में फिर मिस हो गया। तो फिर ये साइकिल चलता है कि यार मैंने कॉलेज भी बर्बाद कर दिया, 5 साल यूपीएससी में भी बर्बाद कर दिया, अब करूँ क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मानना है कि कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, सीखो जो सिखा रहे हैं, और अगर एकदम से नीरस लगे, मज़ा नहीं आए, तब अगर आपने तभी डिसाइड कर लिया कि यूपीएससी ही करना है, तो कॉलेज के बाद शुरू करो, और बहुत अच्छे से तरीके से उसको प्लान करो कि हर महीने क्या करना है, हर दिन क्या करना है, हर हफ्ते क्या करना है। तो ये प्लान के बिना अगर चलोगे तो इतना बड़ा सिलेबस है कि कंप्लीट होना असंभव है, यूपीएससी का सिलेबस। तो अगर प्लानिंग के बिना चलोगे तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो प्लान करो, पहले ऑप्शनल फिक्स करो, उसके बाद जीएस को फिक्स करो, उसके बाद तुम प्रीलिम्स के लिए वर्क करो। मतलब 2 फेज़ में चलता है, पहले मेंस फिर प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस। मतलब साल का दौरान बता दो, जैसे जनवरी से दिसंबर चल गया, मैंने शुरू किया जनवरी में, जनवरी से दिसंबर चल गया मेरा मेंस का तैयारी। फिर अगला जनवरी से मार्च, या अगला जनवरी से या अगला फरवरी से मई तक चल गया मेरी प्रीलिम्स की तैयारी। फिर मई के बाद फिर से मेरी तैयारी चल गई अगस्त तक मेंस की, क्योंकि अगस्त में ही मेंस होता है। फिर उसके बाद यही तैयारी आगे काम आएगी आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में। तो ये इस तरीके से आप एक प्लान बनाओ, वो हर इंसान का प्लान अलग हो सकता है, वो उसके नीड्स पे डिपेंड कर सकता है। तो यही एक मोटा-मोटी तौर पे कहना है कि आप आईआईटी की तैयारी के लिए किसी कोचिंग को पकड़ो, वो आपको बहुत बढ़िया ढाँचे में डाल देगा और क्लियर हो जाएगा, 11th-12th में प्रेफ़रेबली। यूपीएससी के लिए कॉलेज के बाद ही करो, और उसके बाद अपना एक प्लान बनाओ। प्लान भी बनाने के बहुत तरीके हैं, यूट्यूब पे मिल जाएँगे टॉपर्स के वीडियोज़, वो बहुत डिटेल में बताते हैं, उसको फ़ॉलो करो, बस। अच्छा, चलते-चलते एक बात और हम जानना चाहते हैं कि पहले मतलब 2005-6 तक 90 से 2005-6 की बात करें, जो स्कोरिंग रेट था, मतलब 1100 समथिंग 1200 वाले भी कम्पीट नहीं करते थे। अब हम लोग जो टॉपर्स का मार्क्स देखते हैं, मतलब हम लोगों के मेरे दौर में जो हम लोग जिस समय पढ़ते थे, उस दौर का जो मार्क्स था और आज का जो मार्क्स है, मतलब जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उतना मार्क्स टॉपर कराता है। ये फर्क कैसे हुआ है? सर ये इसके बारे में पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है सर, सही बताऊँ तो। पर एक हाँ। जो पहली बार में जो समझ में आता है कि पेपर जो है सर, पेपर बदल चुके हैं। पहले 2 ऑप्शनल थे, अब 1 ही ऑप्शनल है। हम्म। पहले एथिक्स नहीं था, अब एथिक्स भी है। तो नंबर ऑफ पेपर्स चेंज हो चुके हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, मार्किंग का प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, और हम्म। मार्किंग के बाद सर नॉर्मलाइज़ेशन भी होता है बहुत रिजिड। जो अच्छा। कि यूपीएससी ने खुद एडमिट किया है, उनके काफ़ी केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यूपीएससी वर्सेस मेनी केसेस। तो हम्म। उसमें मैंने पढ़ा है कि वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं किस मेथड से वो नॉर्मलाइज करते हैं, पर वो नॉर्मलाइज करते हैं। तो इन चीज़ों को लेके वो मार्क्स, जैसे कि मैथ्स में अगर मेरा 500 में से मैंने 480 का सही कर दिया, तो मेरे तो 480 में से घटा भी दोगे तो 450 आएंगे, हम्म। बहुत घटा के। पर ऑप्शनल में कभी भी 450 नंबर नहीं दे सकते वो। तो मेरे 450 अगर आए हैं तो मुझे घटा के 300 पे लाया जाएगा। तो ये जो हम्म। 150 नंबर का गैप क्रिएट किया गया आर्टिफिशियली, ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हुआ है। तो इसके कारण भी बहुत सारे मार्क्स घटते हैं। पहले टेक्निकल ऑप्शनल वाले बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे थे, तो हम्म। इसको केटर करने के लिए ये किया गया है, ताकि सबको बराबर मौका मिले। क्योंकि अब ये किसी बच्चे की गलती थोड़ी है कि उसको उसकी कॉपी चेक करने वाले टीचर ने उसे नंबर कम दिए क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल का था। तो इस चीज़ को देखने के लिए, बराबरी पे लाने के लिए सारे ऑप्शनल को ये किया गया है, और बहुत हद तक मुझे लगता है ये एक कारणों में से है। और इसके अलावा कई कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मार्किंग का पैटर्न, और बच्चों की कैलिबर भी एक होती है कि जैसे कि अब मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता उस समय के लोगों से, पर हाँ, एक अगर आप ऐसे ऑब्जेक्टिव तौर पे कहोगे तो ये तो दिख तो रहा है कि हाँ डिफरेंट है।
तो ये बस स्पेकुलेशन है, एक्चुअल में क्या है ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे भी एकदम से आइडिया नहीं है, ये तो स्पेकुलेशन ही है जो मैंने आपको अभी बताया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केशव। बहुत चलिए अब नई पारी की शुरुआत करिए। जी सर। हाँ, शुभकामना है पूरे बिहार के लोगों का आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू, थैंक यू, Thank थैंक यू, नमस्ते। तो ये हमारे साथ केशव दिल्ली से जुड़े थे। इस बार यूपीएससी में 340वां रैंक किसे आया। सवाल ये नहीं था कि इनका रैंक क्या है, सवाल ये था कि बिहार के बच्चे जो वहां पहुंच रहे हैं, कहाँ हम लोग, ऐसा क्या हुआ है कि अब हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आईआईटी के क्षेत्र में हो या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या फिर यूपीएससी के क्षेत्र में हो। इसलिए हमने केशव का से संपर्क साधा और केशव ने ऐसे बच्चों के लिए, आज के तारीख में ऐसे बच्चों के लिए ये मार्गदर्शन का काम कर सकता है जो ग्रामीण परिवेश के हैं, वहां से निकले हैं, पटना आए हैं, पटना से दिल्ली पहुंचे हैं, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमें लगता है कि केशव एक आदर्श हो सकता है। और अभियानंद जैसे टीचर जो पुलिस पदाधिकारी होते हुए भी अब रिटायर हो चुके हैं, फिर भी बिहार के बच्चों को कैसे डेवलप करें, इसको लिए वो सतत प्रयत्नशील रहते हैं। जब हमें ये जानकारी मिली कि आज भी इस तरीके के से बच्चों को वो तैयार कर रहे हैं, तो हमें लगा कि नहीं, केशव से बात करनी चाहिए। एक बड़ा सोसाइटी के लिए बड़ी भूमिका है ऐसे लोगों के लिए। इसलिए हमने केशव से बात की कि अभियानंद जी से लोग अभी भी हैं, रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी आईआईटीएन को ही कोच नहीं कर रहे हैं। ये यूपीएससी वाले भी जो बच्चे हैं, उन्हें भी जो उनको जिसको उन्होंने पढ़ाया है, आज भी अगर वो कोई इसी मटेरियल को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभियानंद जी आज भी अपडेट है। ये बड़ी बात है कि आज की तारीख में भी वो प्रासंगिक हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और वो बातें भी हम आप तक पहुंचाना चाहते थे इस बातचीत के दौरान कि भाई देखिए कि अगर आप में पढ़ने की ललक है तो उसका कोई उम्र नहीं होता है। आप जिस समय बताइए, अभियानंद जी किस समय में इंटरमीडिएट किए होंगे, किस समय में वो पढ़ाई किए, पूरी जिंदगी उन्होंने पुलिसिंग में गुजारा और अब फिर वापस फिर लौटते हैं। और अब बताइए कि फिजिक्स और मैथ के उस चैप्टर को जो कंफ्यूज कर रहा था आज का युवा के सब, उसको कैसे उसको फिर से समझाकर चीजों को अलग करके समझाना, फिर इंटरव्यू कैसे दें, एस्से में क्या किस तरीके से लिखे, ये एक बड़ी बात है। और केशव जैसे लड़का ने उसको फॉलो किया। हमें लगता है कि बिहार के बच्चों को जो हमारे पुराने टैलेंट है, जो लोग जाने जाते हैं, उनसे संपर्क स्थापित करें, उनसे संपर्क बनाएं और फिर से बिहार वापस 90 के दशक में लौटे आईआईटी और यूपीएससी के क्षेत्र में। हमें लगता है कि इसमें जो हमारे पुराने लोग हैं वो उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। चलिए, इस बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।